हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम लोग लेक्चर 2 ऑफ हिंदू लॉ स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 में हम फाइनली आज स्टार्ट करेंगे द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट सिर्फ मैरिज को डील करेगा, जबकि दूसरा पार्ट जो कि लेक्चर 3 होगा वो डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, मेंटेनेंस, इन सारी चीजों के बारे में बात करेगा। तो हम आज बात करेंगे मैरिज के बारे में। हिंदू लॉ में देखा जाए, अगर हम एंशिएंट हिंदू लॉ की बात करते हैं तो मैरिज एक बहुत ही रिलीजियस सेरेमनी होता है जो ब्राइड और ग्रूम के बीच में किया जाता है। इसमें दोनों फैमिली का काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है। इट्स नॉट द डिसीजन ऑफ ब्राइड और द ग्रूम ईदर, बट ये कंप्लीट डिसीजन होता है दोनों फैमिली के इन्वॉल्वमेंट का। ये दो मैगजिम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। द फर्स्ट इज कॉन्जेक्टिक मार्टिटेट पैमेंट एज द नेचर, जिसका मतलब होता है टू कीप द हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर इज द लॉ ऑफ द नेचर। बड़ी हैरानी की बात होगी, हिंदू एंशिएंट लॉ में डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट कभी नहीं था। ऐसा माना जाता था एक बार शादी होने के बाद द हस्बैंड एंड वाइफ आर मेंट टू बी लिव फॉर एवर। सेपरेशन, डाइवोर्स, दिस वर नेवर द पार्ट ऑफ द हिंदू मैरिज। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि उस टाइम पे इट फील्स दैट देयर इज नीड ऑफ सच कॉन्सेप्ट। कुछ क्राइम्स होने लगे थे, डाउरी होने लगा था, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होने लगा था, जिस वजह से कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी कि इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट हैप्पी बीइंग टुगेदर दे कैन टेक सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट मैगजिम जो है वो वायरेट उनोर कॉन्सेंचुर इन लैगे उना पेंसोना है, जिसका मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ आर कंसिडर्ड वन इन लॉ। लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं या फिर एंशिएंट लॉ की बात करते हैं तो उसमें हस्बैंड और वाइफ को एक ही माना जाता था, क्योंकि ये जो सारी चीजें बेस्ड थी हमारे धर्म पे, हमारे रिलीजियस पे जो लिखा गया था, जो मनुस्मृति वगैरह में दिया गया था, जो पुराने ग्रंथों में लिखा गया था, कंप्लीटली उस पे हिंदू मैरिज बेस्ड था। अब हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। काफी सारे एक्ट्स आए और उन एक्ट के बाद फाइनली हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 आया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। बहुत सारे लेजिस्लेशंस आए, उसके बाद आया हिंदू मैरिज एक्ट। तो हम देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहला आया था 1829 में अबॉलिशन ऑफ सती लॉ, जिसको राजाराम मोहन रॉय ने अबॉलिश करवाया था। नेक्स्ट था 1856 हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। यहाँ पे विडोज को राइट दी गई कि अगर उन विडो बनती है तो फिर से रीमैरी कर सकती है, जो कि एंशिएंट हिंदू लॉ में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं था। नेक्स्ट इज 1860 में पॉलीगैमी इज प्रोहिबिटेड इन आईपीसी। तो पॉलीगैमी को आईपीसी के सेक्शंस के थ्रू प्रोहिबिट किया गया। फिर 1872 में नया लॉ आया जो कि था स्पेशल मैरिज एक्ट, लेकिन इस स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदूज को एक्सक्लूड किया गया। यानी कि ये एक्ट था तो सही इंडिया में, लेकिन हिंदूज अभी भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस नहीं कर सकते थे। एंशिएंट हिंदू लॉ को फॉलो करते हुए हिंदू मैरिजेस में सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के रिलीजन या फिर खुद के कास्ट में ही शादी करना अलाउड था। नेक्स्ट था 1869 में इंडियन डाइवोर्स एक्ट। इंडियन मैरिज एक्ट से पहले इंडियन डाइवोर्स एक्ट आ गया था, बट ये भी हिंदूज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि एंशिएंट हिंदू लॉ के हिसाब से डाइवोर्स वाज नेवर द पार्ट ऑफ द इंडियन मैरिजेस। नेक्स्ट है 1923। अब स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड किया गया, जिसमें इंटर रिलीजियस मैरिजेस वर अलाउड, और इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन ये सबको परमिशन दी गई कि आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। फिर आया 1929 में, जहां पे चाइल्ड मैरिजेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया। काफी एंशिएंट टाइम में देखा गया है कि काफी सारी चाइल्ड मैरिजेस वगैरह होती थी, लेकिन फाइनली इस लेजिस्लेशन के बाद चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया गया। फिर 1937 में आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट आया, जिसकी मदद से आर्य समाज में होने वाली शादियों को वैलिडेट किया गया, लीगलाइज किया गया, और इसी के साथ इंटरकास्ट मैरिज हमारे कंट्री में लीगलाइज हुआ। इसके बाद आते हैं 1946 में, जब आता है हिंदू मैरिड वुमेन्स राइट टू सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस। तो बेसिकली यहाँ पे मेंटेनेंस लॉज वगैरह फ्रेम हुए वुमेन्स के लिए कि अगर वो अपने हस्बैंड से सेपरेट होती है तो उनको सेम लाइफ मिले जो लाइफ वो हस्बैंड के साथ थी तब वो जी रही थी। नेक्स्ट है 1947 में। 1947 में फाइनली ये फील हुआ कि हमको अब इतने सारे एक्ट्स की नहीं, एक फाइनल हिंदू मैरिज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो एक राव कमेटी फॉर्म हुई। इस कमेटी को सिलेक्ट कमेटी भी बोला जाता था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी थी। बहुत सारे बिल्स ड्राफ्ट हुए, कई बार लेजिस्लेशन में बिल्स को डिस्कस किया गया, लेकिन फाइनली 18 मई 1955 को दोनों हाउस में बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए। फाइनली हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955
हमारी कंट्री में लागू हुआ। So let's move to the next topic, that is forms of marriage. In the case of Kopi Sittu versus Subbarao versus State of Andhra Pradesh, ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जिस केस में 8 एंशियंट हिंदू मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था। ये जो 8 मैरिजेस है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें से 4 अप्रूव्ड है और 4 अनअप्रूव्ड मैरिज है। जो अप्रूव मैरिज है उसमें आता है ब्रह्म मैरिज, देव, अर्षा और प्रजापत्या। जो डिसअप्रूव मैरिज है उसमें आता है असुरा, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। तो अब हम देखते हैं इन सबके मतलब क्या है। सबसे पहले ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज में क्या होता है, जो फादर होता है ब्राइड के, वो अपनी डॉटर का कन्यादान करके उनको पूरा वेल्थ वगैरह दे के उनको सारे गिफ्ट्स वगैरह के साथ विदा करते हैं और वो ग्रूम को देते हैं। अपनी बेटी का कन्यादान करके वो उसको ग्रूम को सौंपते। नेक्स्ट इज देव मैरिज। देव मैरिज में पूरे रिचुअल्स के साथ शादी की जाती है और ये मैरिज भी काफी सिमिलर है ब्रह्म मैरिज के। इस मैरिज में भी फादर अपनी डॉटर के लिए एक ब्राइड ग्रूम को ढूंढते हैं और द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। बस यहाँ पे डिसीजन ये होता है कि जो ब्रह्म मैरिज है उसमें वेदों का ज्ञान होना चाहिए उस ग्रूम को। देव मैरिज इज समथिंग सिमिलर टू दैट, कि यहाँ पे भी जो शादी की जाती है वो किसी वेद के नॉलेजेबल पर्सन से ही की जाती है। नेक्स्ट इज अर्षा मैरिज। अर्षा मैरिज में यहाँ पे जो ब्राइड ग्रूम होते हैं वो 2 गाय गिफ्ट करते हैं ब्राइड के फादर को और इन प्लेस ऑफ दैट ब्राइड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ओल्ड सेज वगैरह होते हैं जब वो लोग शादी करते हैं तो वो लोग अपनी 2 गाय गिफ्ट करते हैं फादर को एंड द मैरिज रिचुअल्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट इज प्रजापत्य मैरिज। प्रजापत्य मैरिज इस काफी सिमिलर है ब्रह्म मैरिज से, बस अंतर ये है कि ब्रह्म मैरिज में कन्यादान की सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है जबकि प्रजापत्य मैरिज में कन्यादान का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट इज डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। उसमें सबसे पहला है असुरा मैरिज। असुरा मैरिज में ये होता है, जो ब्राइड ग्रूम होता है वो फादर को ब्राइड का प्राइस देता है। बेसिकली फादर को बहुत सारा गिफ्ट दिया जाता है इन प्लेस ऑफ दैट ब्राइड। नेक्स्ट इज गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज इज काइंड ऑफ ए लव मैरिज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दोनों फैमिलीज की जगह सिर्फ ब्राइड और ग्रूम का डिसीजन होता है। इफ दे आर फीलिंग दे हैव अ कंसेंट, वो लोग शादी करना चाहते तो वो कर लेते विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट इज राक्षस मैरिज। राक्षस मैरिज में जो मेल होता है वो फीमेल की फैमिली के साथ फाइट करता है, विन करता है। अगर वो जीत जाता है तो वो उस लड़की को अपने साथ शादी करा के ले जा सकता है। लास्ट इज पिशाच मैरिज। पिशाच मैरिज में मेल बेसिकली हैव द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द फीमेल एंड देन फीमेल इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, देयरफॉर ये शादी पूरी मैरिज सेरेमनी क्रिएट की जाती है। सो बेसिकली दिस 4 आर दी डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया। आज के जमाने में these are the approved form of marriages which are practiced, but if we see that these marriages are not being practiced in today's generation, the simple Hindu Marriage Act of 1955 and the laws related to Hindu Marriage Act of 1955 are applicable to it. किसी एक केस में तो ये भी कहा गया था कि ब्रह्म मैरिज इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डॉरी केसेस इन इंडिया। मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ ऐसा माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 में, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट की वैलिडिटी क्या है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 2 ऑफ दिस हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। तो ये एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक टॉपिक लिया था हु इज हिंदू। हु इज हिंदू कवर्स ऑल द थिंग्स कि ये एक्ट किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है। हम जितने भी एक्ट पढ़ेंगे हिंदू लॉ के रिलेटेड वो सारे एक्ट सिर्फ इन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला, पर्सन शुड बी हिंदू बाय रिलीजन। कोई भी पर्सन हिंदू रिलीजन को फॉलो करता हो, इट कैन बी बाय बर्थ, इट कैन बी आफ्टर द कन्वर्जन और इट कैन बी आफ्टर द रिकन्वर्जन। वो किसी भी धर्म या समाज को फॉलो करता हो, इट कैन बी आर्य समाज, ब्रह्म समाज और स्वामीनारायण समाज और एनी अदर, विल बी टर्म्ड एज द हिंदू एंड दैट हिंदू लॉ विल बी एप्लीकेबल टू दैट पर्सन। बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इन सबके लिए हिंदू मैरिज एक्ट विल बी एप्लीकेबल। कोई भी पर्सन
जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज या फिर पारसी की कैटेगरी में नहीं आते, रिलीजन में नहीं आते, तो उन सबके लिए हिंदू लॉज एप्लीकेबल रहेंगे और उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 एप्लीकेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की इस एक्ट के। सेक्शन 3 जो ऑफ द एक्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टॉक्स अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट। सबसे पहला डेफिनेशन है कस्टम एंड यूजेस। कस्टम एंड यूजेस वो चीज होती है, ऐसी प्रथाएं जो काफी लंबे समय तक चलती आ रही हैं, जो कब स्टार्ट हुई नहीं पता है, उनको हम कस्टम बोलते हैं। लेकिन ये कस्टम्स कौन कौन से एप्लीकेबल रहते हैं? सिर्फ वही कस्टम हिंदू लॉ एप्लीकेबल, वैलिडली एप्लीकेबल करवाता है जो किसी भी तरीके से ह्यूमन वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं हो। कोई भी ऐसा कस्टम जो ह्यूमन वेलफेयर के अगेंस्ट रहेगा, दैट वोंट बी टर्म्ड एज द वैलिड कस्टम। नेक्स्ट इज 3C which talks about the full blood and half blood। तो बेसिकली जहां पे कॉमन डिसेंडेंट्स रहते हैं with the same wife is known as the full blood, और जहां पे कॉमन डिसेंडेंट रहते हैं with another wife will be termed as the half blood। Talking about 3D, it's talk about the uterine blood। यहाँ पे डिसेंडेंट कॉमन रहते हैं, बस अंतर ये रहता है कि with different husbands। यहाँ पे वाइफ फुल ब्लड और हाफ ब्लड में डिफरेंट वाइफ की बात आती है, जबकि यूट्राइन ब्लड में डिफरेंट हस्बैंड्स के से जो डिसेंडेंट्स होते हैं, दैट आर टर्म्ड एज यूट्राइन ब्लड। नेक्स्ट इज 3F, दैट इज सपिंडा। हिंदू रिलीजन के हिसाब से फादर के साइड के 5 पीढ़ी और मदर के साइड की 3 पीढ़ी में शादियां नहीं होती है, दैट आर टर्म्ड एज योर सपिंडा रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज 3G, दैट इज डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि किन किन रिलेशन में शादी होना प्रोहिबिटेड है। तो बेसिकली ये जो भी रिलेशनशिप है, सपिंडा रिलेशनशिप, इनमें शादी होना वैलिड नहीं माना जाता है। इसके अलावा फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, इनमें शादी होना इज नॉट अ वैलिड। अब ये जो सारे रिलीजन है, चाहे सारे रिलेशन है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड एंड सपिंडर रिलेशनशिप, ये चाहे लेजिटमेट हो या फिर इलेजिटमेट हो, ये इधर बाय अडॉप्शन हो, तीनों ही केस में their marriage won't be possible and it won't be termed as the valid marriages। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन, वैलिड कंडीशन फॉर द हिंदू मैरिज। कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं, वो ग्राउंड्स फुलफिल होंगे तभी हिंदू मैरिज वैलिड मानी जाएगी। नहीं तो कुछ कंडीशंस में उसको नल एंड वॉइड भी किया जा सकता है और कुछ कंडीशंस के लिए वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज भी हो जाती है। तो पहला कंडीशन है बोथ पार्टीज शुड बी हिंदू। कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज जो दिया गया है वो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट में बात करता है। एक केस था लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स, 1978 का सुप्रीम कोर्ट का केस था, जिसमें ये चीज बोली गई थी जो हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 है वो एप्लीकेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के लिए। तो अब हम हिंदू मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन जो जरूरी रहेगा वो रहेगा कि दोनों पार्टी यानी कि ब्राइड और ग्रूम दोनों ही हिंदू हो। हिंदू कैन बी इन एनी फॉर्म, इधर बाय रिलीजन, इधर बाय conversion, either by reconversion, either by following the religion by birth, it can be in any form। if they are Hindus तभी ये हिंदू मैरिज एक्ट उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा और वो हिंदू मैरिज एक्ट की मदद से शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोनोगैमी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गिव्स क्वाइट प्रेफरेंस टू मोनोगैमी, यानी कि अगर आप पहले से शादीशुदा है तो आपकी दूसरी शादी वैलिड नहीं रहेगी। इन द केस ऑफ भोगादी Kannab Babu and others versus Vinugina Pedamma and others of 2006, इस केस में बोला गया था कि मोनोगैमी विल बी द प्रेफरेंशियल फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आपकी शादी पहले से हो चुकी है तो योर मैरिज विल बी नल एंड वॉइड। इसके अलावा आप बाइगैमी के लिए भी लायबल रहेंगे एज पर दी सेक्शंस ऑफ द आईपीसी ऑफ 494 एंड 495। नेक्स्ट इज अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी एक पार्टनर शादी के पहले या शादी के टाइम पे इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उन्हें कंसेंट अनसाउंड माइंड में दिया है, हैविंग द अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, तब उस टाइम पे हिंदू मैरिज वोंट बी ए वैलिड हिंदू मैरिज। इसके बारे में भी शांति देव वर्मा वर्सेस श्रीमती कंचन प्रभा देवी ए अय्यर 1991 SC 816 में कहा गया था कि at the time of giving consent for the marriage the person should be of sound mind and should not be insane। अगर ऐसा कुछ है तो इस कंडीशन में अगर शादी होती है कि पर्सन अनसाउंड माइंड का रहता है या फिर इंसैनिटी अटैक्स वगैरह में कुछ इश्यूज है तो अगेन वो कंडीशन वॉइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एज। एज इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेंशियल थिंग ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। पहले जो एज थी वो वुमेन्स की 18 थी और मेल की 21 थी, बट विद द रीसेंट अमेंडमेंट्स अब एज वुमेन्स के लिए भी 21 लाई गई है।
तो अगर कोई जो प्रिफर्ड लॉ की एज है उस एज से कम एज में अगर शादी हो रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ चाइल्ड मैरिज एंड विच इज अगेन प्रोहिबिटेड इन इंडिया, जिसके लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट वगैरह फॉर्म हुए हैं, जिसके लिए पर्सन विल बी हेल्ड लायबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एज वेल. एंड लास्ट इज प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. सो जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन क्लॉज में, अगर आप उन सारे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी करते हैं, योर मैरिज वोंट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ मैरिज. दिस इज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ शकुंतला देवी वर्सेस अमरनाथ AIR 1982. इस केस में ये बोला गया था कि अगर आपका कस्टम आपको अलाउड करता है कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर सकते हैं, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप डिस्कस किया गया है, अगर आपका कस्टम अलाउड करता है, इट्स ए लॉन्ग अगो कस्टम, तो आप इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर सकते हैं और आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी. बट इफ योर कस्टम डोंट गो गिव यू परमिशन टू डू दिस, तब आपकी शादी वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी. So this for the few condition of the Hindu Marriage Act. Now we will going to discuss void and the voidable marriages. Next section जो है वो है section 7 और section 8 of the act. Section 7 जो है वो ceremonies of Hindu Marriage Act की बात करता है. अब ceremonies तो आपने काफी देखी होगी हिंदू मैरिज में, रोका से लेके विदाई तक. बट क्या ये सब एसेंशियल मैरिज के कंडीशंस में आता है? वेल नहीं. हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 7 जो बात करता है वो सप्तपदी विवाह के बारे में बात करता है, यानी कि द 7 प्रोमिसेस, द 7 वचन्स. बट अगेन कस्टमरी राइट्स हैं हमारे पास. 7A ये बोलता है अगर कुछ स्पेशल कस्टम्स वगैरह है जो आप लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो आप सप्तपति विवाह ना करके अगर आप वो कस्टमरी तरीके से अगर शादी को करते हैं, दैट अगेन इज अ वैलिड मैरिज. बहुत सारे ऐसे कास्ट में देखा गया है जहाँ पे 7 प्रोमिसेस ना हो के सिर्फ 4 फेरे होते हैं and marriage is termed to be a valid marriage. So Saptapadi is though the essential condition according to the ceremonies, but again if your custom allows you with some other rituals, you can follow that for the valid marriage. Next is section 8 which talk about the registration of marriage. Registration of marriage को अब compulsory कर दिया गया है as per the case of Seema versus Ashwini Kumar 2006. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रजिस्ट्रेशन इज अ कंपल्सरी थिंग. देखिए रजिस्ट्रेशन करना इसलिए कंपलसरी है कि इन फ्यूचर इफ हस्बैंड एंड वाइफ टू गेट सेपरेटेड, तो उनके पास एक वैलिड एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है कि वो उनकी शादी कभी हुई थी. और बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि नॉर्मली इंडियन कस्टम्स एंड रिचुअल के हिसाब से आफ्टर द मैरिज वुमेन जनरली चेंज योर सरनेम. तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारे चेंजेस करवाने होते हैं जो हेल्पफुल रहता है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बाद मिलता है एक certificate of marriage, and that will be helpful for the legal document as well as at a time for getting separated. क्योंकि सेपरेशन तब तक नहीं होगा, एक वैलिड सेपरेशन, जब तक कि आपके पास एक वैलिड एविडेंस नहीं होगा कि आपकी शादी हुई थी, और उसी के बाद आप मेंटेनेंस वगैरह को क्लेम कर सकते हैं. सो देयरफॉर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है. आपको सिर्फ रजिस्टर कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है. यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इन ऑनलाइन मोड एज वेल. Coming to the last topic of the day, that is the void and the voidable marriage. Void marriage has been discussed in the section 11 of the act, whereas voidable marriage has been discussed under section 12 of this act. Void marriage का मतलब क्या होता है? Void ab initio, यानी कि स्टार्टिंग से ये चीज इलीगल थी, void थी, यानी कि ये चीज वैलिड थी ही नहीं. तो अगर कोई void marriage होती है, इट्स null and void, that means वो खत्म है, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, वो ठीक हो ही नहीं सकती. इट कैन बी लीगलाइज इन एनी फॉर्म. Whereas voidable marriage में क्या होता है, किसी भी एक पार्टी के हाथ में राइट होता है कि if the one person wants to make this marriage to happen, to resist, to successful, with their decision, this marriage can get continue. But अगर वो नहीं चाहते, if the both the parties are not in the decision, then वो marriage वो separation के लिए apply कर सकते हैं. तो void marriage में बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं. एक तो होती है कि पहले से अगर आपके एक स्पाउस है, आपकी पहले से शादी हो चुकी है, उसके बाद आप फिर से सेकंड मैरिज करते हैं without taking divorce or getting separated from your first partner. At that time the second marriage will be considered as the void marriage. Now next is prohibited relationship. जो हमने prohibited relationship discuss किए, जिसके अंदर full blood, half blood, uterine blood, सपिंडा, ये सारे रिलेशनशिप आते हैं. अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में अगर आप शादी करते हैं तो आपकी शादी void marriage मानी जाएगी.
नेक्स्ट इज वॉइडेबल मैरिज. वॉइडेबल मैरिज में अगेन 3 कैटेगरिया है. द फर्स्ट इज इम्पोर्टेंसी, सेकंड इज कंसेंट बाय द फ्रॉड एंड द थर्ड वन इज प्री मैरिज प्रेगनेंसी. इन तीनों कंडीशन में अगर शादी होती है तो वो पार्टनर्स की कंसेंट से अगर वो वॉइडेबल मैरिज रहता है और अगर पार्टनर का कंसेंट रहता है तो कंटिन्यू विद दिस मैरिज, the person can, both the parties can easily continue with the marriage. But if any of the partner fell to break down the marriage, to get separated, they can go for the same. So this is the basic difference between the void and voidable marriage. जबकि void marriage में legal action can be taken against the partner who are getting married, and in fact कुछ imprisonment, कुछ fine penalties भी imposed हो सकती है. जबकि voidable marriage में कोई legal action नहीं लिया जाता. It's complete the decision of the partners. So this was all about the lecture second, where we have talked about the marriage, forms of marriage, types of marriages, ceremonies of marriages, and the difference between the void and voidable marriages. In lecture second, we are going to discuss the judicial separation, restitution of conjugal rights, and the divorce, and इसके बाद हम discuss करेंगे maintenance. So do like and subscribe the channel, The Legal Saga, for further videos. Thank you.